अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशत के बगैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक अस्लम। नया दिन है, नई सुबह, बहुत सारे नए नए मौके हैं और ढेर सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर आज हमने बात करनी है। सबसे पहले तो वो मौजू है जो कि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि उसकी ज़िंदगी में ये लम्हा आए कि उसके लबों से, उसकी ज़ुबान से ये कलमात अदा हों कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। दुनिया भर से मुसलमान ये सदाएं बुलंद करते हुए हज के लिए रवाना हो रहे हैं और पाकिस्तान से अब तक कितने लोग जा चुके हैं और वहाँ उनको क्या क्या सहूलियत मुयस्सर होंगी, उनके लिए कैसे इंतज़ामात किए गए हैं, आज इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा शो में ये भी बताएंगे आपको कि जिस चीज़ को मुतनाज़ा बनाया उसने ही नाम कमाया। कर्नाटक, जहां हिजाब पर हुई पाबंदी की बात, वहीं हिजाब लेने वाली तालिबा ने रियासत भर में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। सोशल मीडिया पर इल्हाम की इस कामयाबी का चर्चा है और इसे हिजाब मुखालिफ रियासती फैसलों का जवाब करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब फातिमा पैमान ऑस्ट्रेलियाई सेनेट की पहली बाहिजाब रुकन भी मुंतखब हो गई हैं। एग्जैक्टली। और अब बड़े बोल नहीं बोलूँगा, मुझे माफ़ कर दें। साबिक भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने आइंदा पाक भारत मैच पर बड़ा बोल बोलने से मासरत कर लिया है। हुआ यूँ था कि हरभजन ने कहा था कि पाकिस्तान टीम भारत को वॉक ओवर दे और लेकिन पाकिस्तान ने वॉक ओवर तो ना दिया, 10 विकेटों से शिकस्त देकर करारा जवाब ज़रूर दे दिया। इस बार रवां साल के आखिर में होने वाली T20 वर्ल्ड कप से पहले हरभजन ने कुछ भी कहने से गुरेज किया है। जाहिर है कि पाकिस्तानी टीम ने बोलती बंद कर दिया, लिहाजा वो सोच रहे हैं कि जब भी मैं बोलूँगा तो कहीं ये ना हो कि पाकिस्तानी टीम वैसा ही कर दे। अब तोल के बोलिएगा जब भी बोलिएगा। खैर, रूसी साफ़ी ने यूक्रेनियन बच्चों की इमदाद के लिए इनाम का मेडल नीलाम कर दिया है। वो इससे पहले भी इनाम से हासिल होने वाली रकम इमदाद कर चुके हैं। जी एग्जैक्टली। और अब सवाल ये है कि क्या सिंध तरक्की कर रहा है, क्या हमारे यहाँ बेहतरीन इलाज की सहूलियत मुयस्सर है। अमरीकी खातून ने सिंध के अस्पताल से, अब आप सोचोगे कि है अमेरिका की खातून ने सिंध के अस्पताल से, जी, बहुत ज़्यादा कामयाब इलाज करवा लिया है। तो शो में इस खातून से आपको मिलवाएंगे और आपको बताएंगे कि भाई आखिर वो अमेरिका से पाकिस्तान क्यों आई, क्या उनकी रिसर्च थी, क्या उन्होंने ऐसा कोई पेशेंट देखा जो कामयाब हुआ, या फिर ये उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। सो आज हम अपने प्रोग्राम में इस खातून से भी आपको मिलवाएंगे और जानेंगे कि इनका माइंडसेट क्या है। और जब सेहत की बात हो ही रही है तो एलोवेरा एक ऐसा जादुई पौधा है कि जिल्द से लेकर वज़न कम करने तक ये फ़ायदे देता है। अब ये क्या क्या फ़ायदे देता है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आज इस पे भी बात होगी। जी, सहराई जहाज़ ऊँट, आज उनका आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे क्योंकि जाहिर है कि ऊँट इतने खूबसूरत होते हैं और वो कहते हैं ना, कभी कभी ऊँटों के बारे में मिसाल भी है कि जब बुरा वक्त आता है तो बंदा ऊँट पे भी बैठना तब भी वो कुत्ता काट लेता है। सो खैर, ऊँट के हवाले से हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों का ज़रिया मुआश है ये। और इसके अलावा आज है 22 जून, साल का सबसे तवील दिन। अब मज़ीद आगे बढ़े और मज़ीद अपने इब्तिदाई को तवील किए, हम आपको बताएंगे कि सियासत में आज क्या हो रहा है और इसके अलावा पाकिस्तान की मईशत में क्या कुछ हो रहा है। इसके हवाले से भी आपको हम कुछ गुड न्यूज़ देंगे और वो ये कि IMF से पाकिस्तान के मुज़ाकरात हो गए कामयाब, जिसके बाद कर्ज प्रोग्राम बहाल होने के इम्कानात हो गए हैं रोशन। हुक्काम वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF ने हुकूमत के माशी इक़दामात से इत्तफ़ाक़ कर लिया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट अहदाफ पर मुज़ाकरात जारी थे। 10 जून को बजट पर IMF को तहफ़्फ़ुज़ात थे। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ारत ख़जाना के हुकाम ने कोशिशें की, जिसके बाद अच्छी पेशरफ्त हुई है। IMF ने बजट में जो अहदाफ सेट किए थे उस पर पाकिस्तान के साथ उसूली इत्तफाक भी हो गया है, विच इज़ वेरी गुड। और आई थिंक आइंदा आने वाले दिनों में हमें अपनी इकॉनमी के लिहाज से कुछ मज़ीद अच्छी ख़बरें सामने आने के लिए मिलेंगी क्योंकि ये मिफ्ता इस्माइल भी कह चुके हैं कि भाई हमारे ऊपर जो ये दबाव है, जो ये प्रेशर है हमारी इकॉनमी को लेके, जो ये कड़े फैसले हैं, ये सिर्फ वक्ती हैं और इंशाल्लाह ये जो मुश्किल वक्त है जब गुजर जाएगा तो यकीनन हमारी गवर्नमेंट अच्छे स्टेप्स लेगी इकॉनमी के हवाले से, क्योंकि जाहिर है कि जिस मुल्क की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी, जब तक वहाँ पर चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं तब हम देखते हैं कि हमारा जो सियासत है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। अब थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक हो रही हैं, अच्छा। क्योंकि IMF का ताल्लुक मईशत से बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। तो हम बात करेंगे, अपने नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, IMF के दरमियान और हुकूमत के दरमियान जो बातचीत चल रही है, मईशत के लिए वो मायने क्या रखती है? क्या उससे सीधा आम आदमी का सवाल है, क्या डॉलर कम होगा, पेट्रोल कम होगा? बताइए।
तो ये फैसले इंतहाई अहम ये बातचीत है और इंतहाई अहम प्रोग्राम है, क्योंकि इसी के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। पाकिस्तान को दीगर जो बायलैटरल है, मल्टीलैटरल सोर्सेज हैं, उनसे पैसे नहीं मिल रहे, और IMF की डील जब साइन हो जाएगी तो वर्ल्ड बैंक ADB से भी पैसा आएगा, और जो रुपए के ऊपर दबाव है ये कम होगा, और जो एक महंगाई की सूरत है इसमें भी कमी आने का इम्कान है, क्योंकि रुपए की कदर कुछ बेहतर होगी। लेकिन पाकिस्तान और IMF के दरमियान रात भी मुज़ाकरात हुए हैं, अहम तरीन दौर था, और हमारी वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम से बात हुई, उन्होंने तो ये इंप्रेशन दिया है कि बातचीत कामयाब हो गई है। IMF ने हुकूमत के मुआशी इक़दाम से इत्तफाक कर लिया है, और जो बजट में इक़दाम अनाउंस किए गए हैं उस पर IMF राज़ी हो गया है, और बहुत जल्द एग्रीमेंट भी हो जाएगा, और IMF प्रोग्राम की बहाली के मकानात रोशन है। लेकिन जो पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा है उनसे भी मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात में बजट 2022-23 से मुतालिक अहम पेशरफ हुई है, लेकिन IMF के अमले और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान बातचीत जारी है, और इसका मकसद ये है कि जो मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम है उसको मजबूत बनाया जाए, उसको यकीनी बनाया जाए। आज भी एक राउंड होगा अहम तरीन मुज़ाकरात का, उसके बाद IMF जो है एक डॉक्यूमेंट शेयर करेगा पाकिस्तान से, जिसके बाद जो बाकायदा मुआहदा है स्टाफ लेवल का उसको साइन करने की राहनुमार होगी, शकील, और उसके बाद फिर IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होगा जिसमें अगली किस्त की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। शकील, ये जो मुफ्ती इस्माइल साहब ने भी कहा था कि IMF अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है अभी जो बजट में इक़दामात की, तो क्या हम ये समझें कि IMF क्या सेटिस्फाई हो गया है, यानी कि मज़ीद टैक्सेस नहीं लगने जा रहे हम पे? देखिए, IMF को सबसे बड़ा एतराज़ यही था कि जो टैक्स टारगेट हुकूमत ने सेट किया इस बजट में 7,004 अरब रुपए का, IMF का ये कहना था कि इसको बढ़ाया जाए, खास तौर पर तनख्वाहदार तबका है उस पर टैक्सेस लगाए जाएँ, मजीद 125 अरब उनसे इजाफी वसूल किए जाएँ। इस वक्त हुकूमत तनख्वाहदार तबका जो है 18 लाख है तकरीबन पाकिस्तान में रजिस्टर्ड जो है, उनसे 220 अरब ले रही है। IMF को कहना था कि इसमें मजीद 125 अरब इजाफा करके अब 345 अरब किए जाएँ, लेकिन हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया 47 बिलियन का, उस पर एतराज़ात हुए IMF को, और उन्होंने कहा कि आप टैक्स हदफ बढ़ाएँ। अभी भी IMF का ये मुतालबा है कि हदफ जो है वो 7,004 अरब के बजाय 7,450 अरब किया जाए। कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, पेट्रोलियम लेवी, ये तमाम हुकूमत ने वसूल करने हैं आवाम से। तो IMF की डील जो है अवाम के लिए तो अच्छी हमेशा कभी भी नहीं रही, क्योंकि IMF तो हमेशा टैक्स लगाने का मुतालबा करता है, और हुकूमत जो है वो हर 3 माह बाद IMF के अहदाफ पूरे करने के लिए टैक्सेस लगाती है, ऐसा इक़दाम लेती है जिससे महंगाई होती है। लेकिन ओवरऑल मुल्की मईशत के लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, हुकूमत का ये कहना है। वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ती इस्माइल से हमारी बातचीत होती रही है, उनका ये कहना है कि IMF प्रोग्राम रिस्टोर होगा तो तमाम मसाइल हल होंगे, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट किया था IMF के साथ उससे इख्तलाफ किया, उस पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हुए हैं। तो अब तमाम तो मामला जो है, जो मार्केट में इस वक्त एक उतार चढ़ाव है, स्टॉक मार्केट में रुपये का दबाव है, डॉलर बहुत ऊपर जा रहा है, तारीख की बुलंद सतह पर, ये तमाम मसाइल उसी वक्त हल होंगे जब IMF के साथ डील जो है वो साइन हो जाएगी। ठीक है शकील, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसल, अब आप एग्री करेंगे मेरी बात से कि हमारी मईशत जो है अभी भी नहीं करे। चलें जी, अब ये आई डोंट नो कि ऐसा कौन सा IMF का प्रोग्राम आएगा पाकिस्तान में कि फैसल एग्री करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी स्टेबल नहीं होगी, इसलिए क्योंकि जब डॉलर कंट्रोल IMF जब आपको प्रोग्राम अपनी बहाल करेगा तो उससे आपको जो कर्ज मिलना होंगे ना वो स्टार्ट होंगे, इसका मतलब आप बैंकरप्सी से बचेंगे। हाँ, मईशत बेहतर करना उसके बाद के फैसले हैं, लेकिन उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? IMF से कर्जा लेना, IMF प्रोग्राम। चलें जी, ये एक मेरा और फैसल का इख्तलाफ है, ऑफ स्क्रीन हम इसको हल करते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। वज़ीर आज़म ने नवीद सुनाई है, अच्छी खबर दी है कि अब अच्छा वक्त आने वाला है। वो ये कह रहे हैं कि आवाम को रिले कोशिशें हम जारी रखेंगे, मईशत की बेहतरी के लिए जो इकदाम उठाना पड़े उठाएंगे। साबिक हुकूमत ने IMF से मुआहदे की पासदारी नहीं की, जिसकी वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म का ये कहना था कि दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हम बढ़ा रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको। मुश्किल फैसलों के बाद अच्छा वक्त आएगा। मुश्किल और बोल्ड फैसले हमने किए हैं, मज़ीद भी अगर हम करने पड़े तो करेंगे, ताकि इस मुल्क की जो मईशत है उसको सुधारा जा सके। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात में ये जिम्मेदारी संभाली है और जिम्मेदारी को इंशाअल्लाह हम निभाएंगे। दुनिया में पेट्रोल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही, पिछली हुकूमत ने जाते जाते इनकी कीमतें कम करके आने वाली हुकूमत के लिए एक जाल बिछाया जो कि 100% बदनीति पर था। IMF के साथ पिछली हुकूमत ने जो मुआहदा किया, अपने दौर में उसकी धज्जियां उड़ाई। मुआहदा करना था तो फिर उसकी पासदारी करते। हमें IMF के साथ मुश्किलात पेश आ रही हैं, मुश्किल फैसले हम
हमें करने पड़ रहे हैं, जो कि मजबूरी है हमारी। दिल पे पत्थर रखकर कीमतें हमें मजबूरन बढ़ानी पड़ी पेट्रोल की। गरीब आदमी के ऊपर बोझ जो आया है उसको हम बांटेंगे। जो साहिब सरवत हैं उनको हम टैक्स लगाएंगे, चाहे वो वन टाइम हो। मुझे उम्मीद है कि वो खुशी के साथ इस मौके के ऊपर वो कौम का साथ देंगे, मेहनत करेंगे और पाकिस्तान को ज़रूर इस मुश्किल से निकाल कर अच्छे वक्तों में लेके जाएंगे। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो कहते हैं कि माजी की हुकूमत की गैर ज़रूरी सब्सिडी से मुल्क दिवालिया होने के करीब था। शहबाज शरीफ ने मुल्क को बैंकक्रप्ट होने से बचाया। मुआशी हालात की बेहतरी के लिए मजीद मुश्किल फैसले किए जाएंगे। फेटफ की कामयाबी के बाद GST+ स्टेटस पर भी हम जल्दी खुशखबरी देंगे। तो क्या कहना था उनका, आपको दिखाते हैं। जब हमने हुकूमत संभाला तो अब अंदाजा हो रहा है एक शख्स का 4 साल दौर ने मुल्क के साथ क्या क्या किया है। PTIMF डील जब इसको खोल के हम पढ़ना शुरू हो गए तो हैरान हो गए। अनफंडेड सब्सिडी के नाम पे गेम खेला, जिसकी वजह से कि हम बैंकक्रप्ट होने के खतरे में थे। वजीर आजम साहब और उसका मुआशी टीम ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। मुआशी हालात मुश्किल है, मजीद मुश्किल होने जा रहे हैं। जैसे मैं वजीर खारजा बना हूं तो एक दिन से मैं चैन से नहीं बैठा। फातिफ की कामयाबी के बाद GSP+ के स्टेटस के लिए और खुशखबरी लेकर आएंगे। 4 साल हम इमरान का तबाही बर्दाश्त कर सकते, तो हम थोड़ी देर इस हुकूमत को भी मौका दे सकते। जो भी रिफॉर्म्स करने जरूरी है वो करे, ताकि हम आम इंतखाबात की तरफ बढ़े। और स्टेट बैंक और बैंक्स के पास अमरीकी डॉलर्स ख़त्म नहीं हुए हैं। स्टेट बैंक का कहना है कि बास अनासिर डॉलर ख़त्म होने की झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। दूसरी जानिब रोशन डिजिटल अकाउंट में एक रोज़ में 5 करोड़ 70 लाख रिकॉर्ड डॉलर्स आए हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट में अब तक आने वाली रकम 4.5 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 9 अरब डॉलर्स के ज़खायर तमाम मकासद के लिए काबिल इस्तेमाल और पाकिस्तान के हैं, जिसमें सोने के ज़खायर शामिल नहीं। दरामदी अदायगियाँ ना खुद रोकी हैं ना बैंक्स को मना किया है। रवा माह अब तक 4 अरब 70 करोड़ अमरीकी डॉलर्स इम्पोर्ट के लिए फ़राहम किए गए, जबकि कमर्शियल बैंक्स के पास भी दरामदी अदायगियों के लिए काफ़ी डॉलर्स मौजूद हैं। चलें जब ये जो तमाम सूरत हाल है इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने। ज़ुबैर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। मईशत की अबतर हालत हम देख रहे हैं कि महंगाई भी है और डॉलर की ऊंची उड़ान भी है। खान साहब जो बारूदी सुरंगें बिछा कर गए थे उसका खुमियाजा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सबको भुगतना पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि सबसे बड़ा जो इशू रहा है वो जब से हमारी हुकूमत आई है अप्रैल की 11 तारीख को वोट लिया था शहबाज शरीफ साहब ने, और उसके बाद से जाहिर है एक सिचुएशन ऑलरेडी चल रही थी। मईशत के लिए जो सबसे ज़्यादा अहमियत वाली चीज़ होती है वो होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर मईशत की भी स्टेबिलिटी नहीं होगी। सो 2 चीज़ें थी। एक तो ये था कि IMF का एक एग्रीमेंट था जो 2019 में पिछली हुकूमत ने साइन किया था, और उसको फिर वो कोविड की वजह से रुक गया था, फिर दोबारा रिवाइव हुआ, और उस रिवाइवल के बाद PTA की हुकूमत ने उसको रिवाइव करने के लिए एफ़र्ट भी किया। अभी जनवरी में आपको पता है कि 250 बिलियन रुपए का मिनी बजट पास करवाया। फिर उन्होंने वो स्टेट बैंक का जो लॉ पास करवाया था वो भी IMF के प्रेशर में, हालांकि ज़ाहिर शदीद इख्तलाफ था, हमें भी था, उस वक्त हम अपोजिशन में थे कि इससे पाकिस्तान की सोवरेनिटी और वो तमाम चीज़ें। लेकिन उसके बाद जो फरवरी के एंड में जो एक्शंस जो लेने थे, क्योंकि ये कोई 2 दिन का तो होता नहीं IMF प्रोग्राम, एक यूक्रेन और रशिया की वॉर शुरू हो चुकी थी और सबको दुनिया को पता था कि ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी, ऑयल प्राइसेस नीचे नहीं आएंगी, ये तो सबको पता था। अब फरवरी 28 को खान साहब ने फैसला किया, 2 फैसले किए। एक तो ये है कि पेट्रोल की कीमत कम कर दी 10 रुपये, लेकिन उससे ज़्यादा जो ख़तरनाक फ़ैसला किया, जिसको आप बारूदी सुरंगें कह सकते हैं,
कि वो आपने कहा कि अगले 4 महीने तक कोई इंक्रीज़ नहीं होगा पेट्रोल। अभी एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको इंटरनेशनल प्राइसेस मार्केट्स डिटरमिन करती हैं, उस पर आप कैसे कह सकते हैं कि 4 महीने तक हम प्राइस नहीं बढ़ाएंगे? और शौकत तरीन साहब ने जो एक चीज़ कही, बार बार कहते हैं कि हमने उस वक्त तमाम प्रोविज़न कर लिया था। आपको क्या पता था कि इंटरनेशनल प्राइसेस क्या होंगी? आपको जब यही नहीं पता था कि इंटरनेशनल प्राइसेस क्या होंगी, आप प्रोविज़न कैसे कर सकते हैं? सो जाहिर सी बात है। और वो फिर उसमें पॉलिटिकल एक इंस्टेबिलिटी का एलिमेंट ने भी कंट्रीब्यूट किया। सो इस वक्त ज़ाहिर है बिल्कुल हमें इतराक है कि प्राइसेस के हवाले से बहुत ज़्यादा आम लोग सफ़र कर रहे हैं। डॉलर जिसको आप लोग कहते हैं ऊंची उड़ान, वो भी डॉलर काफ़ी बढ़ चुका है और उसके भी नेगेटिव असरात आने वाले महीनों में होंगे प्राइसेस। सो हमें इदराक है, लेकिन हमारे जो फर्स्ट फोकस है वो है कि किसी न किसी तरह से IMF का प्रोग्राम हम फाइनलाइज़ करें। और IMF के प्रोग्राम को जब आप फाइनलाइज़ कर लेंगे तो बाकी जो मल्टीलैटरल एजेंसीज़ हैं या बाकी जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं और पाकिस्तान बॉन्ड मार्केट में या दूसरी मार्केट्स में जाके डॉलर्स रेज़ कर सकता है। सो वो इम्प्रूवमेंट वहाँ से आनी शुरू होगी, लेकिन ये कुछ जल्दी से तो नहीं हो सकता कि मंत्रा के जल्दी से कुछ हो जाएगा। अच्छा ज़ुबैर साहब, खान साहब का तो बस एक ही नारा है ना कि इलेक्शंस इलेक्शंस इलेक्शंस। तो आप बताइए, आपको इलेक्शंस कब होते नज़र आ रहे हैं? नहीं, इलेक्शंस देखें ना, ये जो पहला सवाल था कि जी आपकी मईशत के हवाले से, तो जब हम आए थे हमें मुश्किल तरीन फ़ैसले करने पड़े। अब मुश्किल तरीन फ़ैसले जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म में लोगों को मुश्किल में डालते हैं, उनके लिए तकलीफ़ का बायस बनते हैं। अगर आपने 84 रुपये पेट्रोल बढ़ाया तो आम लोगों के लिए, सबके लिए, मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, हर एक के लिए वो एक दायरा उसको एब्जॉर्व करना बहुत मुश्किल है। और उसका असर फिर बाकी चीज़ों पर भी होता है और सब्ज़ियों पर, दालों पर, जो बाकी एसेंशियल फूड आइटम्स हैं उस पर। तो ये तो, और IMF की दूसरी शराइत पूरी करने के लिए बिजली के रेट बढ़ाने के हवाले से, गैस के रेट बढ़ाने के हवाले से, तो मुश्किल फ़ैसले करके हम असेंबलीज डिज़ोल्व करते हैं और जाके हम हमने इतना टाइम तो चाहिए कि अगर हम ये सब मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं तो उसके चंद महीने जो हैं, अगले 3-4 महीने में जब बेहतरी आनी शुरू होगी तो उसको तो कम से कम हम मतलब देखें और उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या होता है। बट इस वक्त तो फ़ैसला यही है कि अगस्त 2023 तक ये असेंबलीज बरकरार रहेंगी। ठीक। अच्छा ज़ुबैर साहब, इदारों के ख़िलाफ़ बयानात देना, लोगों को बार बार उकसाना कि जी बाहर निकलें और एहतजाज करें, इस तर्ज़ सियासत को आप जमहूरियत के लिए कितना बड़ा ख़तरा समझते हैं? देखिए, एक तो खान साहब खुल के नहीं आते और उनकी टीम वाले भी बार बार एक चीज़ कहते हैं, न्यूट्रल्स न्यूट्रल्स, कि जी शौकत तरीन को मैंने भेजा था। तो आज तक ये नहीं बताया शौकत तरीन को क्या कह के भेजा था। एक तरफ तो ये सब एग्री करते हैं और जो कि हमारे आइन का हिस्सा है कि हर इदारे का अपना एक रोल होता है जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल में लिखा हुआ है, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एग्जेक्टिव हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, हर एक का अपना रोल होता है। अब खान साहब यहाँ ये कह रहे हैं कि हमने ये कहा कि आप न्यूट्रल ना रहें और ऑपोजिशन, उस वक्त की ऑपोजिशन को सपोर्ट ना करें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। बड़ा सिंपल सा था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में एक 162 163 तकरीबन मेंबर्स जो थे वो PMLN के, PVP के और JUIF के, वो 2018 से थे और हमने तो कभी इसमें किसी को शक में नहीं रखा था कि अगर हमारे पास 172 हों तो हम खान साहब को हटा देंगे। ये हमारा जमहूरी राइट भी है और 172 ही के बेसिस पर इमरान खान बने थे वज़ीर आज़म। 172 अगर ऑपोजिशन के पास आ जाते तो अब दो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि खान साहब की इत्तेहादी पार्टीज़ थी, MKM और बाप पार्टी, उन्होंने दोनों ने उनको छोड़ के हमारे साथ आ गए। हमारे पास 172 से ज़्यादा हो गए और हमने उनको हटा दिया। अभी उसको लेके आप अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ एक ऐसी मुहिम चलाएंगे, और देखें, एक अगर आप कहते हैं ना कि जी हमें फ़ौज के इस रोल से क्रिटिसाइज़ हम कर रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक चीज़ हो,
अभी आपने देखा ऊपर से लेके नीचे तक इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कहता, सब कुछ कहते हैं, कुछ भी नहीं बचा। और इतनी मैसिव कैंपेन जो उनके अपने लोग चला रहे हैं, लीडर्स बोलते हैं खुल के, चाहे शेख रशीद है चाहे दूसरे लीडर्स हैं, खुल के क्रिटिसाइज करते हैं। ISPR चीफ ने 3-4 दफ़ा क्लैरिफाई कर दिए, फिर उनको अटैक करते बार बार। तो आई थिंक दिस इज़ ओनली अनफॉर्चुनेट कि जब आपकी बारी आई 2018 में तो आपने बड़े आराम से हुकूमत में आके बैठ गए। उससे पहले भी हमें इतराज़ था कि जी बहुत सी चीज़ों में खान साहब को वहाँ से सपोर्ट मिलती है। अब खान साहब को तो बिल्कुल कोई मसला नहीं था। अब आप दूसरी तरफ के एक फ़ौज न्यूट्रल क्यों थी, मतलब वो ये कह रहे हैं न्यूट्रल क्यों थी, ये भी बड़ा मसला है कि न्यूट्रल होना भी मसला है कि सो फार आपके लिए उन्होंने काम नहीं किया। तो ये बड़ा मेरा ख्याल है। और अभी एक चीज़ तय हो चुकी है, जब से खान साहब गए हैं हुकूमत से, तो उनका जो बयानिया है शुरू में बहुत पीक किया था। अब वो उसमें अगर आप देखें, अभी भी जब ये इन्होंने कॉल दी थी इतवार के दिन, पूरे पाकिस्तान में लोग आए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि चंद 100 लोग थे, लोग आए थे, लेकिन उसमें वो जज्बा और जुनून और वो नंबर्स जो थे बहुत ड्रामेटिकली गिर गया है, जो कि अप्रैल की 10 तारीख को जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था उसके दूसरे दिन नज़र आए थे। सो उनको खुद उनका बयानिया जो है वो अब उसमें उनको वो पजीराई नहीं मिल रही है। एंड उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आप इदारों को घसीट के जो बीच में लेके आ रहे हैं, पीपल जो आपके अपने सपोर्टर्स हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। अच्छा ज़ुबैर साहब, वी आर इंचिंग क्लोजर टुवर्ड्स द IMF की जो डील है, तो आपको नहीं लगता इस बार कि शराइत ज़्यादा सख्त हो गई हैं IMF की तरफ से? हमेशा जी शराइत तो सख्त है, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ कि आज के IMF प्रोग्राम की मैं बात कर रहा, हमेशा IMF, और मैं तो कभी उन लोगों में शामिल नहीं हूँ कि ये साम्राज्यी ताकतें और ये IMF एक लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एक बैंक होता है। आप कार के लिए लोन लेने जाते हैं, घर के लिए लोन लेने जाते हैं किसी भी बैंक से, इवन मोटरसाइकिल के लिए लोन लेने जाते हैं, तो बैंक कुछ शराइत रखते हैं ना, कुछ शराइत आपके लिए काबिल कबूल होती हैं और कुछ आपके लिए बड़ी सख्त होती है। लेकिन आप नहीं डिक्टेट करते कि क्या मैं शराइत, एक होती है बड़ी सिंपल, फॉर एग्जांपल कि जी 1 तारीख को आपको रीपेमेंट करनी है, 5 साल का लोन है या 10 साल का लोन है, तो जब वो ख़त्म हो जाता है लोन पीरियड, आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आप कहते हैं कि ये इसकी वजह से मैंने कुछ फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आया। इसी तरह से कंट्रीज़ के साथ है। IMF के लोन प्रोग्राम में कुछ शर्तें जो होती हैं मुश्किल होती हैं। ठीक है, बहुत ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपने मौक़िफ़ से हमें आगाह कर रहे थे। यकीनन IMF की जो कड़ी है शराइत, लेकिन उसमें हमें ये देखना है कि अब हम कैसे सस्टेन करेंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान में कई दिहाइयों से रिवायती सर्कस लगाए जा रहे हैं, जहां पर तफरीह के कई लवाजमात मौजूद हैं। तफरीह के लवाजमात आप गई हैं? इसका मतलब आप गई नहीं है? मैंने कभी नहीं गई, कभी मौका ही नहीं मिला जाने का और कभी कोई लेके भी नहीं गया। हाँ, सर्कस भी आपको लेके जाना है किसी को, कमाल बात है। वैसे सर्कस में एक चीज़ जो है, बाकी तो सारी चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं, लेकिन पिक्चर जरूर एक जो लफ्ज़ होता है मौत का कुआं, वो सुन के ही जो है एक खौफ सा आता है कि इसमें होता क्या है, और शहरियों की तवज्जो का ये मरकज़ भी काफ़ी बना हुआ होता है। लेकिन मौत का कुआं जो है यहाँ पर जानलेवा करतब दिखाते हैं। अब ये फ़न कहाँ से सीखे जाते हैं और कितनी बार कुएं से गिरकर लोग ज़ख्मी हुए हैं। अब ये जो तमाम तर मामलात है ना, शयान सलीम ने अपनी एक स्पेशल रिपोर्ट में कवर किए, आपको दिखाते हैं। शौक ऐसे भी मैकेनिक था, मेरे पास आदमी आए कुएं की गाड़ियाँ लेके ना, तो काम किया। बस उसके बाद मैं शौक़ था मुझे, मेरे अब्बू को शौक़ था कि ये जंप करे, मुझे शौक़ था कुएं का। बस इस लाइन में आ गया। लकी वालों ने मुझे गाड़ी सिखाई, उन्होंने कहा गाड़ी सिखाओ, ये मैकेनिक आदमी है।
1982 से लेके अभी तक। उस वक़्त 1000 रुपये दिहाड़ी थी मेरी, वो बहुत अच्छी थी। अब 5000 रुपये दिहाड़ी है, पता नहीं है, पैसे की वैल्यू नहीं रही। सड़क होती है हमारे लिए, ये सड़क है, लेकिन जब ये गिरती है ना फिर पता चलता हम कुएं से गिरे हैं, कुएं में गिरे हैं। उससे पहले ये सड़क है। काफ़ी दफ़ा गिरा, टांग टूटी हुई है, पसलियाँ टूटी हुई हैं, आंखें छोटी हैं, दांत टूट गए, इधर से बाहर आ गए, टूटा सारा ही हूँ। लेकिन शौक़ है, ये मेरा शौक़ है। शुक्र है कि मेरे बेटों का शौक़ नहीं है, उनका नहीं है। 10 आदमी हैं पाकिस्तान में टोटली, कुएँ ज़्यादा हैं, फिर जब कोई ना कोई बुला लेता है फिर चले जाते हैं उसके पास। ये गिरे तो ऐसे है कि उल्टी सीधी मोटरसाइकिल चला रहे थे। कार में सीख गया हुआ था, लेकिन शौक़ था मोटरसाइकिल का। ट्रेल मोटरसाइकिलें थी, सरगोदा मंडी की बात है ये। तो एक सीधी जा रही थी, एक उल्टी जा रही थी। ये दोनों आपस में ना गाड़ियाँ टकरा गई। वो तो मर गया था दूसरा आदमी। और ये बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट था। 2 दिन मुझे होश नहीं आई। हाँ, तो लोग बताते हैं कि 10 बकरे ज़िबा कर लो तो इतना खून नहीं निकल सकता जितना मेरा। 3 घंटे मेरा ऑपरेशन हुआ। मैं कोई झूठ बोलने की आदत नहीं है मुझे। जो भी मेरे कार राइडर हैं या आदमी सुनते होंगे उनको पता चल जाएगा कि मैंने आज तक ट्राई नहीं मारी कुएं में। कुआं नया फिट हुआ है, मैंने ट्राई नहीं मारनी। मेरा ये रिकॉर्ड है। आम आदमी इधर लेके आए, उससे गाड़ी नहीं चलेगी। चैम्पियन ले हैं, जितना बड़ी रेसर है, जो मर्जी है, वो इस पे ज़मीन पे चक्कर नहीं लगाएगा। इस पे तो दूर की बात है। असल काम ही चक्रों का। ये आपके सामने दीवार है, वो दीवार आपको कैद कर रही है, आपकी नज़र बाहर जाने नहीं दे रही। आप बाहर जाके ज़मीन पे गोल घुमाई जाए गाड़ी तो आपकी नज़र तो दूर तक जा रही है, आपको चक्कर नहीं आएंगे। लेकिन ये तो पर्दा आ गया आपके आगे, फ़ौरन चक्कर आ जाएंगे। मुझे पहले शुरू में बड़े चक्कर आए। मुझे काफ़ी टाइम मोटरसाइकिल पे लगा। मैं कभी झूले पे जाके बैठता था, कभी वो घोड़े वाले चक्कर पे बैठता, घूमना कि मुझे चक्कर पक्के हों। मेरे काफ़ी टाइम लगा। पिंडी एक हादसा हुआ है पिंडी में। अभी मेरा ख्याल है वो मेरे से मेरा है उम्र में भी ज़्यादा था। मोटरसाइकिल चलाता था, साथ अपनी बेटी को बिठाता था आगे। तो वो अभी वो बेटी को चक्कर लगा के तो नीचे आके उसने बेटी को उतारा है। अभी इसका वाक़या है। बेटी को उतारा है, उतार के खुद चढ़ा है। पता नहीं कहते क्या हुआ, समझ नहीं आई। मैं सिंध में था, हैदराबाद था। तो गाड़ी गिरी है, उसे मेरा हैंडल लगा है इधर, वो मर गया। उम्र है अब मेरा, ये काम करने का उम्र नहीं है मेरी। ये मेरे घर बैठने की उम्र है, लेकिन ये लोग मुझे बैठने देते ही नहीं हैं। कोई ऐसे आदमी है जिनको नहीं ना कर सकता आदमी। गाड़ी तो मेरा
मेरा ना 48 घंटे का रिकॉर्ड है कुएं में बगैर बंद किए कुएं सोने में। वो बड़ी माम का मेला था पिंडी, उधर 4 दिन 4 रातें बंद नहीं हुआ था काम। तो उसके बाद फिर एक मेला मिला मुझे चनपीर पाकपतन के पास है, उधर भी बंद नहीं होता, तीन दिन बंद नहीं होता काम, रात दिन। मौत के इस कुएं में पुरखतर स्टंट दिखाने वाले ये बाजीगर अपने फन में इतने पक्के हो गए हैं कि जिंदगी और मौत के इस खेल में इन्हें खौफ महसूस ही नहीं होता, मगर हादसा कभी बताकर नहीं होता। लेकिन सर्कस की जान भी तो मौत का कुआं ही है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बढ़ते हुए बताएं कि गंबट अस्पताल सिंध का एक ऐसा अस्पताल है जहां ऐसे ट्रांसप्लांट होते हैं जिनके बारे में पाकिस्तान में कभी सोचा नहीं गया था। यहाँ के लोग तो इलाज करवाते ही हैं, अब अच्छी बात यह है कि गैर मुल्की जो हैं वो भी आते हैं और इलाज करवाते हैं। हमें पता है कि आपको ये यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। अमरीकी खातून है जूली, जिन्होंने अपना इलाज इस हॉस्पिटल से करवाया है। और अमरीकी खातून का सिंध में जिगर का ऑपरेशन करवाना, ये अस्पताल और स्पेशली पाकिस्तान और स्पेशली सिंध, जिसके हम कहते हैं कि हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा कोलैप्स करता है, उसके लिए बड़ी अच्छी बात है। अमरीकी खातून जूली नेमन और गंबट अस्पताल के डायरेक्टर रहीम बख्श भट्टी, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ख़ास तौर पे जूली से कि वो किस तरीके से यहाँ तक आई और उनका किस तरीके से तमाम तर इलाज हुआ, उनका ख्याल कैसे रखा गया। रहीम बख्श भट्टी साहब तो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, डायरेक्टर गंबट अस्पताल। रहीम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया उनसे गुफ्तगू करने के लिए। रहीम साहब ज़रा बताइएगा कि कैसे अप्रोच किया जूली ने, इनको आर्जा जो था वो कितना गंभीर था और फिर इलाज का सारा प्रोसेस किस तरह हुआ? एक्चुअल क्या उसको पेन था सीवियर उस पर लिवर एरिया में, तो उसने इस वेबसाइट पे चली गई तो पाकिस्तान में कौन सी अच्छी हॉस्पिटल है जहाँ ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो उसमें वो गंबट गिब्स हमारा देखा और फैसिलिटी जब देखी फिर उन्होंने हमें वेबसाइट पे कांटेक्ट शुरू किया। तो हमारे डॉक्टर थे, डॉक्टर डोगर और हमारे कोऑर्डिनेटर थे, उनसे किया उससे अप्रोच, तो उसने कहा जी आप आ जाएं, फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, सब कुछ है और आपको देख लिया, लीड कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो जो बेस्ट हॉस्पिटल थी उसको नज़र गंबट गिब्स आई हॉस्पिटल, तो फिर इधर उन्होंने किया, फिर हमारे पास आई मिस दिल्ली, तो इधर रही, एग्जामिनेशन हुआ उसका, फिर इन्वेस्टिगेशन की और फाइनली उनको कहा जी वो आपकी वो ऑपरेशन होगा लेप्रोस्कोपिक, तो उसका हो गया जैसे ही, तो वो ठीक ठाक थी, अभी वो डिस्चार्ज हो गई हमारे पास से, हमारे पास 4 दिन रही। जी ठीक है रहीम साहब, इलाज की सहूलियात और जूली के कमेंट से यकीनन मैं आपसे जानूंगी, लेकिन अब ये ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें जूली भी ज्वाइन कर चुकी होंगी, तो उनसे भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। और हम ब्रेक पर जाने से जैसे कि पहले बात कर रहे थे कि जी अमेरिका से खातून आई हैं सिंध अस्पताल में इलाज करवाने के लिए। अब इस अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं, गंबट अस्पताल के जो डायरेक्टर, वो हमारे साथ मौजूद है रहीम बख्श साहब। रहीम साहब, सबसे पहले जैसे कि फैसले भी जाना कि क्या प्रोसेस था, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इन खातून ने आपके साथ कॉन्टेक्ट कैसे किया, इन टच कैसे हुई आपके साथ? एक्चुअल जब वो तकलीफ हुई तो उसने पाकिस्तान में देखा कौन सी अच्छी हॉस्पिटल है, यहाँ बहुत अच्छा इलाज होता है, तो हमारी वेबसाइट उसने देखी, तो उसमें उसने हमें कांटेक्ट किया, हमारे जो सर्जन से, तो उससे प्लस हमारा कोऑर्डिनेटर उसके साथ, तो फिर उससे कांटेक्ट हुआ, उसको बुला लिया इधर, वो आ गई हमारे पास और फिर उसकी एग्जामिनेशन हुई, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और फाइनली उसको कहा जी आपका तो ऑपरेशन होगा। वो गाल ब्लैडर का था, स्टोन्स थे उसमें, काफ़ी तकलीफ थी, पेनफुल था बहुत उसको, तो फिर उसकी सर्जरी हुई और उसके बाद हमारे पास 3 दिन रही और अभी अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गए, वो अब डिस्चार्ज हो गई है, अभी कराची में उधर चली गई है इधर से,
बिल्कुल रहीम साहब, जैसा कि आप कह भी रहे हैं ना कि वो कराची में तो कुछ ही देर में वो हमें ज्वाइन भी करेंगी, तो हमारे साथ ही रहेगा रहीम साहब, क्योंकि ये बड़ी है। इस पे हम जो है जूली से भी बात करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा एक ब्रेक का। एग्जैक्टली, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको अफसोसनाक खबर देंगे। गिलगित के इलाके रहीमाबाद में सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी है। हादसे में 4 अफराद जान बहक और 8 जख्मी हुए हैं। इंतहाई अफसोस के साथ ये खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। गिलगित का ये इलाका है रहीमाबाद, जहां पर सयाहों की गाड़ी जो है खाई में जा गिरी है, जिसके नतीजे में 8 अफराद जान बहक और 4 जान बहक और 8 जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू का ऑपरेशन इस वक्त जारी है और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ज़राए का ये बताना है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक ये सयाहों की गाड़ी थी, घूमने फिरने के लिए लोग गए हुए थे और 4 अफराद जो हैं जाम बहक हुए। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे अब्दुल वाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। वाहिद, ये प्राइवेट गाड़ी थी कि रूट की बस थी? जी, ये वैगन थी जो कि सयाहों की वैन थी, हमजा की तरफ जा रही थी। गिलगित से रहीमाबाद के मुकाम पर ये हादसा पेश आया, गाड़ी खाई में जा गिरी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 4 अफराद इसमें जाबाक हो गए हैं, जबकि 8 जख्मी है। वैन के अंदर जो है वो 12 अफराद सवार थे। सबका ताल्लुक कराची से बताया गया है। जी, और वाहिद, जो जख्मी हुए हैं उनकी तिब्बी इमदाद कहाँ दी जा रही है? जी, जख्मियों को मुंतकिल किया गया है वहाँ पर सिटी हॉस्पिटल गिलगित, जहाँ पर उनकी हालत अभी खतरे से बाहर है। और ये रहीमाबाद का इलाका किस तरह का, ये बताइए। रहीमाबाद गिलगित से जब हमजा की तरफ जाते हैं तो दनियोर से आगे जाके कोई 3 से 4 किलोमीटर आगे ये मुकाम है रहीमाबाद, जहाँ पर ये हादसा पेश आया। और वजह क्या बताई जा रही है हादसे की? हादसे की वजह अभी इब्तदाई तौर पर कुछ कहना कबल वक्त होगा, लेकिन कहाँ ये जा रहा है कि हद रफ्तार तेज की गाड़ी की, जिसकी वजह से ये हादसा वहाँ पर पेश आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल वाहिद, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया है। अदालत ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन को 65 रोज़ में नई हल्का बंदियाँ करके इलेक्शन शेड्यूल जारी करने की हिदायत की गई है। मजीद बात करेंगे, अपने नुमाइंदे सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल से भी डिटेल्स लेंगे। अभी आपको बता दें कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया है। अदालत ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल। देखिए, आम पेशरफ सामने आई है। इस्लामाबाद में जो पहले से जारी शेड्यूल था बल्दियाती इंतखाबात का, वो अब मुलतवी हो गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 65 रोज़ में नई हल्का बंदियाँ करके इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी करने के अहकाम जारी किए हैं। इससे पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से खुद ये बयान दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि नई हल्का बंदियाँ हम पहले करेंगे, उसके बाद नए इंतखाबात का शेड्यूल देंगे। बुनियादी तौर पर ये इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी और पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के सदर की जानिब से इंतखाबी शेड्यूल को चैलेंज किया गया था और ये कहा गया था कि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 100 यूनियन कॉन्स्टिट्यूंसी जबकि 50 के मुताबिक ही पुराने नोटिफिकेशन के तहत इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने जा रहा है। अब ये दरखास्तें मंजूर हो गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले हम आपको बता रहे थे कि गंबट अस्पताल में किस तरह एक अमरीकी खातून आई, उन्होंने अपना इलाज कराया। तो डायरेक्टर रहीम बख्श भट्टी तो हमारे साथ हैं ही, और हमारे साथ अब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जूली नेमन, जो कि अमेरिका से आई हैं। अस्सलाम वालेकुम जूली। Walaikum salam. How are you doing? I am wonderful, thank you. Tell us your story. How did you find Gambit Hospital? Did you search for it on the internet? Well, what happened was about a month ago, I ended up in the ER with severe pain on my right rib cage and back, and I wasn't sure what was going on. I went to the Kidney Institute here in Karachi for emergency medical care, and they indicated to me that my gallbladder needed immediate surgery. And they said they couldn't do it there, referred me to a couple hospitals, and I looked into the hospitals. I Google searched the issue, and I found Gambit Medical Institute. And Gambit had everything, and high reviews, and very high reviews. And so I'm like, okay, let me schedule an appointment, go down there, meet these people, and find out what it's all about.
And so I did that, and it was amazing, an experience that was actually amazing for me. I ended up scheduling the appointment very quickly. I went in there. They walked me through the entire situation. They did EKGs, MRIs. All of it is high-tech equipment. It's all top of the line. It's a world-class facility. And they walked me through the entire treatment, and I was able to have the operation done, recover there. The nurses and doctors were absolutely amazing, and that's how I ended up at Gambat Institute. So it's a very nice program for the Singh government and for the Gambat Institute and Dr. Badi. Okay, so Julie, you are here in Pakistan from last 2 years. A little over 2 years now, yes. Okay, so what about the Pakistani peoples? The Pakistani peoples? Well, my husband is Pakistani, so I love Pakistani people and the food. I mean, you know, there's good and bad in every culture and every place on earth. There's a lot of very kind-hearted people here, though, that try to do everything they can to help others. So I found really, really decent, very good people here. You know, there's good and bad, but there's definitely a lot of good, and there's the heart there, yeah? Okay. Dr. Rahim is also with us, who's the director of the Gambat Hospital. What would you like to say to him after all the procedure and all the recovery that you are? Thank you for all the services that you have offered me and given to me. I am grateful for that experience and for that being there. I am very fortunate that my husband, I was going to leave on the 3rd of last month, and my husband's like, no, don't go. And that was right before I ended up in the hospital. And so I ended up going there, and it was very, very, very good quality medical care, and it was amazing. So I have to say thank you. डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी आती हूँ. जूली ने जिस तरह से बताया भी कि माशाल्लाह से जितनी सहूलियात हॉस्पिटल में हैं और जितना वो इंस्पायर हुई हैं और जितना उन्होंने आई थिंक इसको बता दिया है, आई डोंट थिंक सो कि उसके बाद हमें लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि इस हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं. जी बहुत हमारे पास तो हर फैसिलिटीज़ है. हम लिवर ट्रांसप्लांट में लीड कर रहे हैं पाकिस्तान में. 600 से ज़्यादा हम लिवर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं. ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, कार्डिया ट्रांसप्लांट कर रहे हैं. अभी कैंसर का बहुत बड़ा हमें इंस्टीट्यूट बन गया है. उसमें गामा नाइफ है, लिनेक है, इंट्रापिटल रेडियोथेरेपी है, पेट सीटी है, साइक्लोट्रॉन है. हम बहुत आगे जा रहे हैं. सिमिलरली बोन मेरो ट्रांसप्लांट बिगेस्ट सेंटर जो है पाकिस्तान का हमारा बन गया है, जहाँ हमने बोन मेरो ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया है. और उसके बाद हर बेसिक फैसिलिटीज़ गायनी है, पीड्स है, ये सारे एडवांस है हमारे पास. और हम तो वैसे आप बताएं हम बहुत ऐसे ही लोग हैं, लेकिन काम जो है हम काम में बिलीव करते हैं. और इस वक्त इसकी गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट को हेल्थ सिटी डिक्लेयर किया है. चंद दिन पहले बजट सेशन में था. तो हमारी फैसिलिटी देख के पाकिस्तान का बिगेस्ट सेंटर है. और अभी फर्स्ट हेल्थ सिटी गंबड़ छोटा शहर है, तहसील हॉस्पिटल है खैरपुर की, लेकिन इतना आगे चला गया है. तो अभी देखें इंटरनेशनली लोग भी बहुत आएंगे हमारे पास. बिल्कुल. और ये हम सादे लोग हैं, लेकिन काम बहुत बड़ा किया है. छोटे शहर में बड़ा काम कर दिखाया है हमने. और हमें अभी कुछ साल पहले हमारे एम्बेसडर आए थे यूएसए की, और तो उन्होंने कहा था यार ये अदारा ऐसा बन रहा है आपका, जब मैं अगर बीमार हुआ तो आपके पास इलाज कराऊंगा. बेहतरीन बात. और यही हम देख भी रहे हैं डॉक्टर साहब के. जूली भी हमारे साथ ही हैं. जूली से बता. जूली, are you a New Yorker? Yes. Am I what? Are you a New Yorker? No, I'm actually originally from California. I moved to San Francisco when I was around 19 years old. The mountain capital of the USA, right? Not mountain. San Francisco is a beachside city, much like Karachi, and it's a very small little city, but it's one of the nicest in the United States. So Julie, what happens here is a lot of our people go abroad for their procedures, for the operations. What message would you like to give to San Francisco or to the California people or to the USA people about the health facilities over here?
They're just as good, if not better, in Pakistan. I think it's a higher quality medical system here. We have a system based upon insurance, and the issue is that whenever an insurance company is involved, their main motive is to make a profit for those shareholders that are paying into those companies. And they're not concerned with what happens to the individual patient. They're concerned with the bottom line, like if you owned a company, it's, the reality is the reality. And so for people like myself that end up with liver issues or gallbladder issues, those things that they're doing at Gambat, you take a couple months, few months. In the United States, it's going to take years on a wait list, if not ever. I'm B positive blood, so I have the second rarest type. Only 8% of the population has that. If I needed the transplant here, I would be hopeful that it could happen. In the United States, I would be fearful that my life would end before I received that transplant, and that's the fear. And for me, someone else asked me yesterday about actually having the procedure done in the United States. Yes, we have insurance, but insurance doesn't cover everything. And it can be very expensive. I ended up with an ER bill with the insurance of over $10,000 just for a simple ER visit. So it's not affordable for us either, even with the higher income. So we need to overhaul our medical system in the United States. And I think that Gambat Institute is a model, and it's a very good model of what should happen and everywhere in the world. And let me add one more point to this. In Pakistan, we've got hospitals which are state-of-the-art and which do not charge a single penny from those who deserve the treatment. So that's one of the things. Like, mashallah, it's so beautiful. It's Shaukat Khanam is over there, SIUT is over there, Gambat itself. Services Hospital in Lahore. Services Hospital in Lahore, because he belongs from Lahore. There's Bhutto and Islamabad. Yeah, there's a lot. There's a lot of very nice hospitals that do take care of the Pakistani people, and there's a lot of services. And I was, saying yesterday that the grass is always greener on the other side. And as far as our system, like what I was explaining to you, it's not just the surgeries that are also in need of improving in my country. There's also the standard of care. Here, you can sit here and talk to a doctor however long you need to. One of my good friends, Dr. Javeed in Islamabad, she works at Capital International. She's like, wait, I know this lady. She didn't just come here. She's like writing on Facebook. And so she'll spend hours with her patients if they need to just talk about their condition and what's going on. And, for me, I just text her. I'm like going, okay, this is what's going on. What do you think? And the issue is in the States, the doctors have 15 minutes with the patient. There's never a house call. They don't go out and take care of that patient. And, we need to get back to where it is here, where you care about the patient and not about the $8 you're getting for the 15 minutes of, of seeing that person. And it really does need to happen. And I'm hopeful that the U.S. realizes and recognizes that there's still an issue after Obamacare, and we can improve on that. And maybe Gambat is the standard. There is a lot that the American doctors have to learn from the Pakistani doctors, especially in the empathy there's a lot region. of Pakistani doctors in the United States, though, too. Thank you so much, Julie, for coming over. I hope you are recovering very good, and all the precautions that the doctor have asked you to do, please follow that. Because we know that Pakistani cuisine is very good, but please. Very spicy. No, it's my favorite. Thank you so much, डॉक्टर साहब। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया। बड़ा पॉजिटिव चेहरा पाकिस्तान का, जो कि आई थिंक सामने रखना, ये लोगों को बताना बड़ा ज़रूरी है कि जी हमारा हेल्थ सिस्टम भी किसी से कम नहीं है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए एक ब्रेक ले लेते हैं, और ये ब्रेक से पहले खबर दें। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे बहुत सारी खबरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको कहेंगे नया दिन में खुशामदीद। आया है हज का मौसम, जा रहे हैं काफ़िले, ए अल्लाह हम पर भी करम कर दे, हो जाए हमारी भी हाज़िरी। इस साल का हज ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। पाकिस्तान से 15,000 से ज़ायद आज़मीन हज अब तक हज के लिए जा चुके हैं। कितने आज़मीन मज़ीद जाएंगे और वहाँ आज़मीन हज को क्या क्या सहूलियात दी जाएंगी, डीजी हज ऑपरेशन अबरार मिर्ज़ा साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। खुशामदीद उन्हें कहेंगे। अबरार साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने
करने के लिए गुड मॉर्निंग। ये बड़ी सादत की बात होती है कि आपके नसीब में हज का सफ़र लिख दिया जाए। मैं चाहूँगी सबसे पहले तो जो सहूलियात दी जाएंगी आज़मीन हज को, जो पाकिस्तान की तरफ से इंतज़ाम किया गया है, उस पर हम बात कर लें तो प्लीज़ बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जो है वो ऑनलाइन लेके ये क्वेश्चन किया। पाकिस्तान की जो अगर टोटल नंबर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 83,000 लोगों ने पाकिस्तान से हज अदा करने के लिए यहाँ आना है, जिसमें से प्राइवेट सेक्टर का 60% और गवर्नमेंट सेक्टर का 40% शेयर है। हज मिशन तकरीबन 34,500 लोगों का जो है वो डायरेक्टली इंतजाम करता है, जबकि बाकी लोगों के भी सुपरविजन की जिम्मेदारी हज मिशन की और मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की है। इस वक्त तक हमारे 16,000 लोग आज़मीन ऑलरेडी मदीना शरीफ से 8 दिन अपने वहाँ बिता के यहाँ पर वापस मक्का में आ चुके हैं, और इस वक्त मक्का में हमारी पूरी तादाद तकरीबन 25,000 के करीब गवर्नमेंट उजाज की है, और तकरीबन 3,000 प्राइवेट सेक्टर के उजाज यहाँ मक्का में मौजूद हैं। हमने उनके लिए बेहतरीन बिल्डिंग्स का इंतज़ाम किया है मक्का में और मदीना में। चूँकि ये होटल्स में रहना होता है तो वहाँ हम होटल्स का इंतज़ाम किया है, और उसके साथ साथ खाना, ट्रांसपोर्ट और उनको हरम गाइडेंस। इसके अलावा वो उनकी बुकिंग्स भी, इस दफ़ा एक नया फिनोमेनन था कोविड की वजह से कि रियाजुल जन्ना या उम्रा की बुकिंग भी उनकी हमारे मिशन को ही करनी है होती हैं, तो इसलिए हम ग्रुप की शक्ल में उनकी बुकिंग्स भी करते हैं। तो माशाल्लाह सो फार अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं। आगे देखें कैसी चीज़ें। अच्छा अबरार साहब, जैसे कि आपने गुफ्तगू में कहा कि कोविड के हवाले से भी कुछ इंतज़ाम किए गए, तो मुझे बताइएगा क्या इस हवाले से प्रिकॉशंस वहाँ की हुकूमत ने भी लिए हैं? अगर किसी ने, अब तक तो वैसे सबने लगा लिए हैं, लेकिन अगर किसी ने नई बूस्टर लगाया तो अब उसे लगाने की ज़रूरत है? क्या सर्टिफिकेट प्रेजेंट करने की ज़रूरत है? ये ज़रा सारा बताइए। बेसिकली मैं आपको ये एक्सप्लेन इस तरह करूँगा कि सऊदी गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बेसिकली एक हेल्थ कॉरिडोर क्रिएट किया है, जिसमें जो भी एंटर होता है एटलीस्ट उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो और वो PCR 72 घंटे पहले करवा के आए, विच मीन्स जो भी यहाँ पर आ रहा है हज अदा करने के लिए वो PCR टेस्टेड है और वैक्सीनेटेड है, और इस वजह से कोरोना के फैलने के खदशात बिल्कुल कम है। इसके साथ साथ सऊदी गवर्नमेंट जो है वो भरपूर कोशिश कर रही है, और हम उनके साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं कि सैनिटाइजेशन और दूसरी सर्विसेज भी जो है वो इन एडिशन टू दिस दी जाएं, ताकि किसी किस्म का ब्रेक आउट ना हो सके कोरोना का। और इन माशाल्लाह सो फार आप आज तकरीबन 20 दिन गुजर चुके हैं, किसी किस्म के मसाइल इधर नहीं आ रहे रिगार्डिंग कोरोना। सही। अच्छा अबरार साहब, एक तो ये चीज़ बताएगा कि अब तक कितने आज़मीन हज जो जा चुके हैं, और दूसरा ये कि कितने जो लोग हैं उनके लिए अभी जाना है उन्होंने, और आखिरी जो फ़्लाइट है वो कब है? हमारे भी जिस तरह मैंने पहले तज़किरा किया, इस वक्त तक हमारे टोटल आज़मीन हज जो यहाँ पाकिस्तान से आ चुके हैं वो तकरीबन 28,000 हैं, जिसमें से 25,000 गवर्नमेंट सेक्टर के उजाज हैं। इन 25,000 में से डायरेक्टली 16,000 आए थे मदीना शरीफ में। वो अपने मदीना शरीफ में अपना 8 दिन का क़याम मुकम्मल करके मक्का शरीफ में पहुँच चुके हैं। उनमें से सिर्फ 2,000 इस वक्त मदीना में मौजूद हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है तो हमारा फ़्लाइट ऑपरेशन का, तो ये फ़्लाइट ऑपरेशन 4 जुलाई तक चलेगा, और बाकी तमाम आज़मीन हज भी इस के फ़्लाइट्स के ज़रिए 4 जुलाई तक यहाँ पहुँच जाएंगे। और उनको जैसे पहले मैंने तज़किरा किया कि जी उनके लिए हमने इस दफ़ा, अगर आप हमारी सर्विसेज पे देखें तो हम 11 साल बाद यानी हरम के करीब तकरीबन हमारे 70% उजाज रह रहे हैं, और अजीज़िया में तकरीबन 30% रह रहे हैं, और कोई भी होटल जो है वो 3 स्टार से बिलो नहीं है। ठीक है, सारे होटल 3 स्टार से अबव हैं। और जो अगर प्राइस का कंपैरिजन करेंगे तो जो इन टर्म्स ऑफ रियाल जो प्राइस 2019 में पे की गई थी इन सर्विसेज के लिए, उससे तकरीबन 900 रियाल हमने कम पर जो है ना वो इस साल ये सारा पैकेज जो कि हम जिसकी अरेंजमेंट करते हैं उसको मैनेज किया है।
अच्छा अबरार साहब, ये बताइएगा, अभी बीच में कुछ नाखुशगवार सिचुएशन भी हमने देखी थी कि जब कुछ आज़मीन के डॉक्यूमेंटेशन या फॉर्म्स के हवाले से बैंक्स की तरफ से कोई गफलत देखने में आई थी, वो क्या मामला हुआ था और क्या वो चीज़ हल हुई है? ये बेसिकली मैं मतलब ये मिनिस्ट्री लेवल पे हो रहा होता है, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कुछ बैंक्स के पास जो है वो एप्लीकेशन आ गई और उन्होंने लोगों से पैसे भी कलेक्ट कर लिए, लेकिन वो मिनिस्ट्री को रिपोर्ट नहीं कर सके, जिसकी वजह से वहाँ एक ये तासुर गया कि शायद ये शॉर्ट आ रहा है, तो उन्होंने नए लोगों को इनवाइट कर लिया कि जी आप पैसे जमा करवाएं, जो कि वेटिंग लिस्ट में थे। तो वेटिंग लिस्ट वाले लोगों के शामिल होने की वजह से वो कोटा में गुंजाइश कम हो गई। फिर मिनिस्ट्री ने मिनिस्टर साहब ने डायरेक्टली भी लिखा और हमें भी कहा कि जी सऊदी गवर्नमेंट के साथ जो है ये टेक अप करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2000 का एडिशनल कोटा उसमें हमें मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरेबिया ने दिया है, जिसकी वजह से जो लोग वहाँ मुतासर हुए थे अब वो इंशाल्लाह इसमें उनका जो है हज के बंदोबस्त मुकम्मल हो जाएंगे। सही। अच्छा अबरार साहब, एक और भी चीज़ समझाएगा कि हमने देखा कि लास्ट ईयर तो कोविड था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नहीं जा सके, एप्लीकेशंस लोगों की जमा हुई, नाम भी उनके आ गए बट वो फ्लाई नहीं कर सके। सो इस दफ़ा उनका नाम था लिस्ट में, वो लोग गए इस दफ़ा? ये जो हमारा मिनिस्ट्री में तरीकाकार है कि हर साल हम नई एप्लीकेशंस देते हैं और नई एप्लीकेशंस पर बैलेटिंग होती है, तो ये प्रीवियस ईयर की एप्लीकेशंस को कंसिडर नहीं किया गया। इस साल तकरीबन 60,000 से ऊपर लोगों ने गवर्नमेंट हज के लिए अप्लाई किया, जिसमें से ये 34,000 जो खुश नसीब हैं वो हमारे साथ इंशाल्लाह हज अदा करेंगे। सही। अच्छा अबरार साहब, एक और भी चीज़ आ रही थी कि आपने जितनी रकम पहले गवर्नमेंट के कहने पे जमा करवाई गई उसमें से कुछ रकम आपको वापस भी मिलेगी, क्योंकि इस चीज़ को कम कर दिया गया था। ये जो एक पैकेज था उसको थोड़ा सा कम किया गया था आवाम की आसानी के लिए। तो वो जो पैसे हैं वो अभी मिलेंगे या आफ्टर हज, या जब हम देखेंगे कि अगला इस्लामी साल शुरू होगा तब हमें ये पैसे वापस मिलते हुए नज़र आएंगे? ये क्या प्रोसीजर है, समझाइएगा। ये अगेन चूँकि ये मिनिस्ट्री लेवल पे ये मामला चल रहा है और इसमें कैबिनेट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये प्रोसेस मेरे इल्म में है कि ये प्रोसेस चल रहा है और उम्मीद है जल्द ही इसकी कोई फाइनल शक्ल निकल आएगी और गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करेगी कि एग्जैक्टली कितनी सब्सिडी वो दे रहे हैं और वो कब लोगों को मिलेगी। अच्छा, और ये भी बताइएगा इस बार हरम के करीब आज़मीन को ठहराया जा रहा है या फिर फासले से ठहराया जा रहा है? इस दफ़ा मदीना के केस में तो हमारा 100% हम मरकज़िया में हरम के बिल्कुल करीब 3, 4 और 5 स्टार होटल्स में हैं। मक्का में हमारे 70% लोग हरम के करीब हैं और 30% अजीज़िया में हैं। और अजीज़िया में हम डायरेक्टली उनको ट्रांसपोर्ट पर लेके हरम के बिल्कुल करीब, आपने अगर सुना हो तो अजियात पर उन्हें उतारते हैं, जहाँ से कोई 300 गज़ के फासले पर जो है वो हरम शुरू हो जाता है। तो वो सारे लोग इस बात पर काफ़ी मुतमईन हैं। तो मैं जैसे पहले मैंने कहा कि हम तकरीबन 11 साल बाद, लास्ट टाइम हम हरम के करीब 2011 में थे, तो 11 साल बाद हमें मौका मिला कि हम हरम के करीब लोगों के लिए अच्छी रहाइश का बंदोबस्त कर सकें। ठीक है अबरार साहब, बेहद शुक्रिया, मौजूद कर रहे थे। और अभी आगे बढ़ते हैं, ज़रा महंगाई की बात करते हैं। महंगाई सिर्फ जो है वो हमारे मुल्क में नहीं है, अब कहाँ कहाँ पर महंगाई है, लोगों को कितना मुतासिर करी है और क्या सुपर पावर भी इससे मुतासिर हो रही है या नहीं, ये बताएंगे ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम पाकिस्तान में तो महंगाई का रोना रोते रहते हैं, लेकिन ये ओवरऑल वर्ल्ड वाइड फिनोमेना बन चुका है। बरतानिया की बात करें तो यहाँ पेट्रोल की कीमतों में हुआ रिकॉर्ड इजाफा। पेट्रोल पाकिस्तानी 500 रुपये फ़ी लीटर से भी ज़्यादा मिल रहा है। मसनूआत की जो कीमतें हैं, इजाफे से दीगर अशिया ज़रूरी की कीमत में भी इजाफा हुआ है। रेलवे मुलाजमीन ने महंगाई में इजाफे के बायस तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा किया है। 30 साल के दौरान ट्रेन की सबसे बड़ी हड़ताल देखी गई है और ट्रेन के पहिए रुक गए हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। यूके में हमारे रिपोर्टर हैं नवीद चौधरी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है यूके से। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, गुड मॉर्निंग। बड़ी अलार्मिंग चीज़ है, अगर सिर्फ पाकिस्तान की हम बात करें तो अब ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं रही, बल्कि ये यूके सुपर पावर तक चीज़ें पहुंचना शुरू हो गई हैं और ये चीज़ कोई और नहीं बल्कि महंगाई है। बरतानिया में पेट्रोल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। आवाम का क्या रिएक्शन है? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू आपके जितने भी व्यूअर्स हैं।
बिल्कुल बरतानिया में भी जो महंगाई इस वक्त अरूज पर है, पेट्रोल, डीजल और रोज़मर्रा की जो अशिया हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। पिछले कई हफ्तों से जो है हुकूमत बरतानिया को अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो बहुत सख्त रिकॉर्ड किया गया है। उनकी तरफ से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया है और उनको कहा गया है कि इस लेवल पर महंगाई कभी भी बरतानिया में नहीं हुई जो अब इस वक्त जारी है। अपोजिशन जो पार्लियामेंटेरियन है उनकी तरफ से भी प्राइम मिनिस्टर को कई बार जो सेशन हुए उसमें महंगाई के हवाले से बातचीत की गई, बल्कि अगर गैस, पेट्रोल और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उनमें भी काफ़ी खातर का इजाफा किया गया है, जिस वजह से छोटे मोटे बहुत सारी जो आवाम है वो एहतजाज करती है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती है। खासतौर पर पेट्रोल और डीजल जो है पिछले 2 से 3 हफ्तों में जिस लेवल पर बढ़ा है उसमें अवामी काफ़ी जो है वो रद्द-ए-अमल देखने में आया है। लोग नाखुश हैं। खासतौर पर जो गवर्नमेंट ने टैक्स भी जो है 1% से अबव जो बढ़ाया है और जो नेशनल वेजेस है उसको बढ़ाया नहीं गया, जिस वजह से लोगों में शदीद तशवीश है और लोग अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर हम बात करें महंगाई की तो 2 चीज़ें इसमें बड़ी अहम है। एक तो ब्रेक्जिट जो हुआ था, ब्रेक्जिट के बाद आपको याद होगा कि यहाँ पर ड्राइवर्स की भी कमी आ गई थी, ड्राइवर्स की शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि तमाम जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो यूरोप से बरतानिया लाई जाती हैं। तो 5000 इमीडिएटली हुकूमत बरतानिया यानी कि प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर के बाद जो है वो इमीडिएटली ड्राइवर भर्ती किए गए थे, क्योंकि ड्राइवर जो थे जो बड़ी लारी और ट्रक चलाकर बरतानिया रोज़मर्रा की चीज़ें लाते थे वो अचानक शॉर्ट जो था फॉल कर गया था। बल्कि जो बॉर्डर बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया ने, वहाँ पर लंबी लंबी क्यू थी जिसको 2 दिन लगने के बाद जो है वो क्लियरेंस मिलती थी। तो इस तरीके से बरतानिया में तमाम जो खाने पीने की अशिया समेत पेट्रोल और डीजल में काफ़ी इजाफा हुआ है। अगर हम बात करें पेट्रोल और डीजल की, यूक्रेन और जो रशिया की जो जंग लगी है उसके हवाले से काफ़ी मसाइल इनको सामने इनको आ रहे हैं। जैसा कि उन्होंने यूरोप को तेल फराहमी बंद कर दी गई, वहाँ पर बंदियां लगा दी गई, उस वजह से यहाँ पर तेल की जो तरसील है यहाँ पर पहुँचने की वो बहुत ज़्यादा जो इतनी जिनकी रेशो 52% बताई जाती थी वो अब 32% पे आ गई है, जिस वजह से पेट्रोल और डीजल में खातर का इजाफा हुआ है। बल्कि अगर हम बात करें तो डबल हो चुका है। पहले जो टैंक पेट्रोल का था वो आप 60-70 पाउंड में जो है वो फिल हो जाता था, अब जो है वो अराउंड अबाउट 100 पाउंड से अबव चला गया है। तो काफी लोगों में ये चीजें हैं, तशवीश में है लोग अवामी। तो नवीद साहब, अगर हम वहाँ की गवर्नमेंट के हवाले से बात करें तो क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं फर्दर काम करने के लिए, क्योंकि एज यू सेड कि भाई ट्रेन्स का रुक जाना या वहाँ पर ज़िंदगी का दारोमदार ही इन चीज़ों पर है, लोग ज़्यादातर ट्रेन्स या ट्यूब्स का यूज़ करते हैं, तो क्या इस वक्त गवर्नमेंट वहाँ की गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है? देखिए, गवर्नमेंट बरतानिया ने काफ़ी जो है वो उसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिए, क्योंकि अवामी और अपोजिशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर था और पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें थी। लोग खौफजदा थे कि कहीं जो ऑयल है वो शॉर्ट ना हो जाए। हुकूमत बरतानिया ने फौरी तौर पर जो है वो दूसरे ममालिक से जहाँ पर ऑयल और डीजल फ्यूल पेट्रोल दस्तियाब था उनके साथ फौरी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट किए, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट उनके पास पहले से मौजूद थे, उनको फौरी इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि वहां से उनको लंबा डिस्टेंस और महंगाई जो एग्रीमेंट था उसमें ज्यादा कॉस्टली पड़ता था। इमीडिएटली जो सेकेंडरी अल्टरनेटिव ऑप्शन था वो हुकूमत ने अवेल किया और फौरी तौर पर जो ऑयल की लंबा सफर करने के बाद बरतानिया उसको कंट्रोल करने के लिए जो वो एग्रीमेंट तय पाए गए और उसके अकॉर्डिंगली ही ये सारी चीजें जो है वो चलाई जा रही। दूसरे नंबर पर प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर जो ड्राइवर्स का जो ऑयल टैंकर लेकर आते थे उनकी स्पॉट जो शॉल फॉट था उसको फौरी तौर पर भर्ती किया। मुख्तलिफ ममालिक से इमीडिएटली हैवी ट्रक ड्राइवर उनको जो है वो किया गया ताकि जो फ्यूल है वो फौरी तौर पर आवाम को पहुंचाया जाए। फूड के हवाले से तो उसके हवाले से भी तमाम तर जहाँ पर 2 दिन की क्यू थी वहाँ पे एग्जम्पशन दे दी गई ताकि लोग जो है वो मुख्तलिफ जगह पर जो मुख्तलिफ स्टोरों पर जो है वो पहुंचाई जा सके। ठीक है। अच्छा नवीद, क्योंकि आप लंदन में ही मौजूद हैं तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक और वहाँ पे इशू है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान एशियन ब्रैडमैन ज़हीर अब्बास साहब वो इस वक्त लंदन के एक हॉस्पिटल में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल हैं। कुछ उनके हवाले से ज़रा उनकी तबीयत के हवाले से कोई अपडेट कीजिए हमें। जी बिल्कुल, ये बड़ा अल्लाह ताला उनको शफा दे और हम उनके लिए दुआगो हैं कि उनको अल्लाह ताला सेहतमंद ज़िंदगी अनायत फरमाए। वो पिछले 1 हफ्ते से जो दुबई में मौजूद थे वहाँ पर उनको कोविड हुआ। कोविड के बाद जो है वो उन्होंने रिकवर तो किया, लेकिन जब वो बरतानिया पहुँचे तो उनको
इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जो उनके फैमिली करीबी ज़राए ने बताया था कि उनको गुर्दे में पेन होने की वजह से हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में जब उन्होंने एक्सरे और दूसरी एग्जामिनेशन किया गया तो उनको साथ नमूनिया का डायग्नोज हुआ, जो कि काफ़ी उनकी सेहत पर असरअंदाज हो रहा था और उनकी सेहत जो है वो ज़्यादा बिगड़ गई थी, जिस वजह से डॉक्टर्स ने उनको फौरी तौर पर एडमिट करने का मशवरा दिया। और कल जब उनको हमने दोबारा चेक किया तो उनकी तबीयत नहीं संभल रही थी, तो उन्होंने आईसी यूनिट में उनको जो शिफ्ट किया गया है और काफ़ी उनकी तबीयत खराब थी। उनके जो करीबी ज़राए हैं उनका कहना था कि दुआ करें कि उनको जल्द अज जल्द रिकवरी हो, क्योंकि कोविड की कॉम्प्लिकेशंस और दो तीन किडनी के साथ साथ उनको नमूनिया हुआ है, वो काफ़ी जो है उनके फेफड़ों पर जो है वो असरअंदाज हुआ है, जिस वजह से उनको तमाम बेहतरीन सहूलियात डॉक्टर कह रहे के दे रहे हैं। ठीक है नवीद, बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट और इसके अलावा जो यूके में महंगाई की सूरत हाल है वो भी आपने बताई। अब जरा आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि विरासत के मसाइल हों या ज़मीन की खरीदो फरोख्त का मामला, ख़वातीन के मसाइल अब मिनटों में हल हो जाएंगे, क्योंकि फैसलाबाद में ख़वातीन पटवार काउंटर कायम कर दिया गया है। लेडी पटवारी भी तैनात कर दी गई है। रिधा सिंधु रिपोर्ट करेंगी। ना बेपनाह रश का डर, ना ही कोई परेशानी का सामना। ख्वातीन के जायदाद के मसाइल अब होंगे झटपट हल। फैसलाबाद के ACCT ऑफिस में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने ख्वातीन पटवार काउंटर कायम कर दिया, जहां आने वालियों की आसानी के लिए लेडी पटवारी भी तैनात की गई है। ख़वातीन का ऐसा सिस्टम होता है कि उनको पता नहीं होता कि हमारी ज़मीन में हमारा कितना हिस्सा है, हमें हिस्सेदार करार दिया भी है कि नहीं, तो इस सिलसिले में उनकी यहाँ पे जो है वो हेल्प की जाती है। लेडी पटवारी की तैनाती को ख्वातीन ने इनकलाबी कदम करार दिया है। पहले फीमेल्स को मेल पटवारियों के पास जाना होता था तो वो हेजिटेशन फील करती थी, वो अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसाइल को अच्छे से हल नहीं कर पाती थी। अब फीमेल पटवारी के पास वो इजीली आ जाती हैं, अपने मसाइल डिस्कस करती हैं। खुसूसी काउंटर से ऑनलाइन ज़मीन का इंतकाल, फ़र्द और डोमिसाइल का बगैर ताख़ीर अजरा किया जाएगा। जायदाद की मुंतकली हो या खरीदो फरोख्त, ख़वातीन को हमेशा ही से मसाइल का सामना रहा है, लेकिन लेडी पटवारी की तैनाती से अब उन्हें उनके हक से कोई महरूम नहीं रख सकेगा। कैमरामैन हाफिज़ अवैस के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद। चलिए अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मैं आपको पता है आज कौन सा आलमी दिन है? मुझे पता है, कैमल, ऊँटों का आलमी दिन है जी। तो उसके लिए हमारे पास एक सरप्राइज भी था जो कि महक ने बता दिया। एक ब्रेक के बाद और सरप्राइज जो है वो आपको देंगे, हमारे साथ ही रहिए जी। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि ब्रेक के बाद सरप्राइज होगा आपके लिए। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार ये यहाँ ना आ जाए ऊँट, तो यहाँ आ नहीं सकता लेकिन हम आपको लेके जाते हैं ना ऊँट के पास। तो इस साल का किंग कौन होगा? वर्ल्ड कैमल डे पे फैसलाबाद में सहराई जहाज़ों का मुकाबला हुस्न जो है वो हो रहा है। भारी भरकम और लहीम शहीम ऊँट जो हैं वो अब्दुल अहद उनके पास मौजूद हैं। अहद ज़रा बताइए कि कैसे इनको डेकोरेट, इनको कमाल किया जाता है, ये तो कमाल है। जी बिल्कुल, आज वर्ल्ड कैमल डे है और ज़रई यूनिवर्सिटी में इसी हवाले से जो है वो एक बहुत अच्छी तकरीब मुनक़्क़िद की गई है और बड़े नायाब नस्ल के जो नेचर ऊँट हैं बहावलपुर, भक्कर और दीगर सहराई इलाकों से जो है वो ऊँटों को यहाँ पर लाया गया है। उनका मुकाबला हुस्न है। देखें जी, मुकाबला हुस्न ऊँटों का भी होता है और आपको मेरे पीछे खूबसूरत ऊँट देखने में जो है वो आप स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे होंगे। लंबे स्याह बाल हैं और बड़े खूबसूरत जो है ऊपर नक्शो निगार किए गए हैं, उसको नक्शो निगार ही कहा जाए। मेहंदी से डिज़ाइन बनाए जाते हैं, बालों की कटिंग करके डिज़ाइन बनाए जाते हैं और ये द्योकामद ऊँट जो हैं ये इस वक्त जो है वो मुकाबले के लिए खड़े हैं। पहले इनका वज़न किया जाएगा, उसके बाद इनकी खूबसूरती की जांच की जाएगी कि कौन सा ऊँट जो है उसका कद कितना है, उसकी खूबसूरती कितनी है, उसका वज़न कितना है। ये सब चीज़ों को देख कर जो है उसके बाद ये फैसला किया जाता है कि ये वाला ऊँट जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और ये इनाम का हकदार भी है। ऊँटों के मालिक भी साथ मौजूद हैं। अगर इनके वज़न की बात की जाए तो मनो वज़नी ये ऊँट जो हैं ये बड़ी मुश्किल से और बड़े नाज नखरों से जो है वो पाले जाते हैं। इनको पालना कोई आसान काम भी नहीं होता। यहाँ पर लोगों का भी रश लगा हुआ है क्योंकि जो देखने के लिए आते हैं वो उनकी खुशी भी जो है वो वाकई दीदनी होती है कि इतने द्योकामद कद के जो ऊँट हैं, इतने खूबसूरत जानवर जो हैं, अल्लाह की कुदरत भी है और मालिकों की मेहनत भी है कि उन्होंने बड़े नाज नखरों से, बड़े प्यार से
पाले हैं और बड़ा बड़ा खर्चा किया जाता है इनके ऊपर। बड़े जो है वो इनको दूध, मक्खन, दही, जितने भी अजनास हैं वो खिलाए जाते हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है सिर्फ ऊँट ही नहीं यहाँ पर। ये बताएं कि इनकी प्राइसेस क्या होती हैं? ये इनको सजा वजा तो लिया जाता है कि बोलियां क्या लगती हैं इनकी? जी बिल्कुल, जहाँ पर कीमत की बात आती है तो मालिक जो है वो इसके अपनी मेहनत के दाम वसूल करते हैं, उसके साथ साथ इनकी खूबसूरती के दाम भी होते हैं। अगर इनकी कीमतों की बात की जाए तो तकरीबन ये 25 से 30 लाख से शुरू होते हैं, तकरीबन ये 60, 70, 75 और 1 करोड़ तक भी जाते हैं। और एक ऊँट नहीं बेचते, मालिकों का ये कहना है कि जब भी बेचते हैं वो 2 ऊँट मतलब कि जोड़ी बेचते हैं, एक ऊँट नहीं बेचते। यहाँ पर ख़रीदार भी मौजूद हैं। अभी जब मुकाबला होगा उसके बाद जो है वो इनकी बोलियाँ लगेगी, ये बिकेंगे भी। ठीक है अब्दुल अहद, बहुत शुक्रिया आपका। तो वर्ल्ड कैमल डे और पाकिस्तान में जो है इनकी बिल्कुल भी कमी नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ नस्लें हैं। जो सफ़ेद ऊँट हैं वो भी हमने देखे यहाँ पे मौजूद हैं। ख़ास तौर पे जो रुझान वाला एरिया है वहाँ पे काले ऊँट जो हैं उनकी बड़ी अच्छी नस्ल है। आगे बढ़ते हैं जी। सख्त पत्ते वाला कांटेदार पौधा एलोवेरा, लेकिन इसके फ़वाइद बहुत हैं। ठीक है, अब वो फ़वाइद क्या क्या हैं, महक जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। महक, बताइए आप कि क्या क्या फ़वाइद हैं और इससे हम जल्द अच्छी करने से लेके अपने आप को डिटॉक्स करने तक कैसे कर सकते हैं सारा काम? बिल्कुल फैसल, मैं किचन में मौजूद हूँ और मेरे साथ उमेराइल मौजूद है। अच्छा उमेराइल, मुझे ये बताएं कि लोग कहते हैं कि जी अच्छा इसकी आप जो इसकी जेल है वो निकाल के चेहरे पे लगाना शुरू कर दें या बालों में लगाएं, आपकी ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। और स्पेशली गर्मियों में तो ये बड़ा अच्छा होता है, डिटॉक्स के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है ये। कैसे? अच्छा, एलोवेरा जेल जो है ना पूरा प्लांट हर चीज़ के में। अच्छा कोई भी चीज़ जो अल्लाह ने बनाई है नुकसानदेह हो ही नहीं सकती है, बट उसका इस्तेमाल एलोवेरा अगर आप इस्तेमाल करें तो जहाँ इसके फ़ायदे वहाँ पे इसके नुकसान भी हैं। ऐसा नहीं कि आपने पूरा लीव पत्ता उठाया और लगा लिया। इसके 3 हिस्से होते हैं, आप मैंने अलग करके रखा है, देखा होगा आपने। ये एक पत्ते के ऊपर का हिस्सा है, ये हमने पत्ता जैसे पूरा साबुत है और इसके अंदर जेल होता है। इनके बीच में एक होती है चीज़ जो कि लेटेक्स कहलाती है। अगर मैंने पत्ता काट के रखा, आपको नज़र आ रहा है पीला पीला सा आ रहा है, ये जो है हल्के थोड़ी देर बाद ये पीला पीला पानी निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, लोग क्या करते हैं जल्दी में निकालते हैं, बस जेल निकाला और उसको डाला, और जो लेटेक्स होता है, लेक्सेटिव होता है, ये फौरी तौर पे आपको डायरिया, क्रैम्प्स, मोशन लगा देता है। तो इसका तरीका ख़ास ये है, खासकर लगाने में कोई इशू नहीं है, आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी है कि पीला जो पानी होता है वो निकाल के फिर लगाएं, तो वो आपके स्किन को इचिंग नहीं करेगा। नॉर्मली लोग शिकायत करते हैं जैसे लगाया इचिंग शुरू हो गई है। अच्छा, इसको अगर हम ब्यूटी से हट के बात करें तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सही है। वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और उसके अलावा ये हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट वेट लॉस की अगर हम बात करें कि लोग कहेंगे अच्छा वेट लॉस शुरू हो जाएंगे खाना, लेकिन ऐसा नहीं है। एक खास तरीका होगा ना इस्तेमाल करने का। खास तरीके के अलावा खास क्वांटिटी भी होती है। अच्छा, अगर आप पूरा पत्ता जैसे ये रखा है, आप कहेंगे मैं पूरा आज एक खा लूँ तो शायद मेरा वजन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 30 ml जो है एक दिन के अंदर इसकी डोज होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह। सही है। नुकसान है कि आपके पेट में दर्द हो सकता है, नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। बच्चों को नहीं दे सकते, प्रेग्नेंट औरतों को नहीं दे सकते, जो फीड कराने वाली मदर्स उनको नहीं दिया जा सकता। अच्छा, इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? लाइक आप सुबह उठे हैं, उठ के आप गर्म पानी में थोड़ी सी एलोवेरा ऐड करें और आप पी जाएं, ये इस्तेमाल है? या रात को सोते हुए आप इस्तेमाल करें? अच्छा, इसको रात को सोते हुए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको सुबह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बेस्ट जो तरीका है, मैंने ऊपर का जो छिलका उतारा है थोड़ा मोटा उतारा है ताकि इसका लेटेक्स हट जाए। इसका आपने जेल निकाला, बीच से जेल निकालेंगे, और ये जो है 1 टेबल स्पून के अंदर जो जेल आया, ये बस ये परफेक्ट डोज है एक वक्त के लिए। अच्छा, 1 गिलास पानी और ये इतनी सी जेल। अच्छा, इसमें जो है अगर आप पानी में मिक्स करना चाहें तो पानी में मिक्स कर सकते हैं। सही है। वरना सिंपल इसको थोड़ा सा पीस करके ऐसे निगल लें। अच्छा, दूसरा ये कि भाई जैसे आपने इसको अपने पानी में डाल के थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर लेंगे तो आपका ये जो है जूस मतलब मिक्स हो जाएगा, मतलब उसके जो चंक्स नहीं आएंगे। अच्छा, ये थोड़े से पानी में आपने करना, थोड़े से पानी में करना है। अच्छा, इसको खाने का सही तरीका, अगर सुबह निहार मुँह खा रहे हैं तो आपने आधा गिलास पानी में डाला और पी लिया। इसमें आप लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है आप या किसी फ्रेश फ्रूट जूस के अंदर भी इसको मिला के आप ऐड कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है, इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है। अच्छा, फ्रेश जूस लिया आपने, उसमें डाला और पी लिया। ठीक है। अगर आप वेट के लिए खास इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो खाने से आधे घंटे पहले
पीना शुरू कर दें। कोई भी खाना, लंच है आपका, डिनर है या आपका ब्रेकफास्ट है, आधे घंटे पहले। ठीक है। दिन में 3 टाइम आप पी सकते हैं, 3 टाइम भी ले सकते हैं। तेजी के साथ ये वेट कम करता है। अच्छा, अगर इसके आपको इसको और मज़ीद के भाई मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है या मैं बहुत फूडी हूँ या वज़न बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो उसको क्या किया जाए? तो ये मेरे पास मोरिंगा रखा हुआ है, ठीक है, ये फ्रेश है, सूखा हुआ तो मिल जाता है। इसके पत्ते लेके उसको थोड़ा सा आपने ब्लेंड किया या जूसर में डाला, 1 स्पून उसका जूस लिया, 1 स्पून आपने एलोवेरा लिया, ठीक है, इसको किसी जूस में डाला या सिंपल पानी में डाल के आपने पी लिया। 1 गिलास अगर आप रोज़ाना पीते हैं, 7 डेज़ में आप खुद कहेंगे कि मेरे इतने इंचेस और इतने केजी कम हुए। वाह ग्रेट भाई। लेकिन खाना कंट्रोल करना खाना ये हम हमेशा कहते हैं कि भाई वज़न कम करने की जब भी बात है ना, अपने मुंह पे भी कंट्रोल रखेंगे। अगर आप पिज़्ज़ा, चिप्स और बर्गर्स खाने के बाद कहते हैं कि जी हमने ये पानी पी लिया है और आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो है। सकता। अपने मुंह पे भी कंट्रोल रखें। अच्छा, इसको स्किन पे लगाना, लाइक कहते हैं कि आप एलोवेरा जेल लें, थोड़ा सा आप उसमें कोई भी क्लिनजिंग क्रीम लें और आप अपने चेहरे की क्लिनजिंग करें। एक बड़ी अच्छी ये चीज़ होती है, स्पेशली जब आपने मेकअप रिमूव करना हो। ऐसा ही है। अच्छा, मेकअप रिमूव करने के लिए आप फ्रेश क्रीम ले सकते हैं, ऑरेंज पील ले सकते हैं, ऑरेंज जूस ले सकते हैं, कोई भी चीज़ लेके उसमें एलोवेरा मिला सकते हैं। ठीक है। लेकिन एलोवेरा लगाने का जो बेस्ट टाइम है वो है रात का वक्त। अच्छा, यानी ये जेल आप रात को लगा के सो जाएं। बिल्कुल, आप जैसे आपने जेल लिया, अच्छा उसमें कोई लेटेक्स निकालने की ज़रूरत नहीं, आपने सिंपल जेल लिया या यही पत्ता लेके हल्का सा मसाज किया, इसको लगा के छोड़ देंगे। ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि आजकल स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हुई हुई है, गर्मियाँ है ना, गर्मियाँ हैं, या बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी कॉस्मेटिक यूज़ किया है या फॉर्मूला क्रीम्स यूज़ की, जो भी यूज़ किया है, आपकी स्किन डैमेज हो गई है, इससे अच्छा कोई और ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है। आपने एलोवेरा रात को लगाना है और मॉर्निंग में वॉश करना है। ठीक है। तो ये सिर्फ लगा के छोड़ेंगे और सुबह उठ के वॉश कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक वैसे ये भी बड़ा मज़े का वो है कि आप इसके छोटे छोटे पीस करके फ्रिज में रख लें और फिर उसके बाद आप उसकी क्लिनजिंग करें। बड़ा अच्छा सिंपल, जैसे आपने इसका जेल निकाला और इसको क्यूब्स में डाल के, छोटे छोटे क्यूब्स में डाल के रख दिया, वो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है। और अगर इसको भी नहीं तो सिंपल एक दफ़ा की मेहनत है, किसी हेल्पर के साथ आपने सारा जेल निकाला, ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किया, उसमें ज़रा सी चुटकी हल्दी डाल दी आपने, थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल दिया फ्रेश या रोज़ पेटल्स डाल दी, ब्लेंड करके आपने उसको क्यूब्स में डाल दिया। सही है। अब आपने एक हाफ करके क्यूब्स बना ली। ठीक है। रात को एक क्यूब निकाली है आपने और उसका पूरा मसाज किया है, वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, लग जाएगा, मेल्ट हो जाएगी, आप उठ के सुबह वॉश कर लीजिए और आपका चेहरा बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। ठीक है, थैंक यू सो मच। महिला मौजूद थी और भाई आपके घर में है ये, वज़न भी कम करे और खूबसूरत भी आप देखें। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। आपसे कल फिर से मुलाकात करेंगे, बहुत सी बातें करेंगे, बहुत सी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।